हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सॉलिड स्टेट के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो आपके बोर्ड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक को मैं प्रीवियस ईयर्स जितने भी आपके एग्जाम हो रखे हैं बोर्ड के उनके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग जो भी आपको मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट इस टॉपिक इस चैप्टर के अंदर वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। लगभग कोई 5 टॉपिक में इस पर चर्चा करेंगे अपन आज, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, आज का जो टॉपिक है अपना वो यूनिट नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है। आप सभी जानते हो कि ठोस अवस्था का मतलब क्या होता है कि भाई ठोस पदार्थ की अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस अवस्था का मतलब होता है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या हो, जिसका निश्चित आयतन हो, निश्चित आकार हो, उसे क्या कहते हैं अपन, ठोस अवस्था कहते हैं। निश्चित आयतन और निश्चित आकार रखने वाले जितने पदार्थ होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ठोस। परंतु ठोस का और अध्ययन करते हैं अपन आगे, तो देखते हैं अपन इसका आगे अध्ययन किस प्रकार से करते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। आपके एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो क्या पूछने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो ठोसों के वर्गीकरण से पूछेंगे। किससे पूछेंगे भाई? आपसे ठोसों के वर्गीकरण से लेकर आपको पहला प्रश्न यहाँ से एग्जामिनर उठा सकता है। तो ठोसों का वर्गीकरण क्या है, देखना ध्यान से आप। ठोसों का वर्गीकरण, देखो भाई, ठोसों का वर्गीकरण जो है इसका आधार जो है वो क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर जो है ठोस को 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं अपन। पहला जो आपका आता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आता है आपका कौन सा, अक्रिस्टलीय ठोस। हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण की, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस व क्रिस्टलीय ठोस के मध्य अंतर क्या है। तो पहला जो अंतर आता है वो उनके गुणों के माध्यम से। तो पहला जो अंतर है उसका आकार है। तो ध्यान रखना हमेशा क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल ठोस जो होते हैं उनका आकार क्या होता है, एक तरह से अपन कह सकते हैं निश्चित होता है। आकार कैसा होता है इनका, निश्चित होता है। और अक्रिस्टल ठोसों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है भाई, अनिश्चित होता है। दूसरी बात करते हैं अपन इनके गलनांक की। इनके गलनांक की, इनका जो गलनांक बिंदु होता है वो निश्चित होता है। गलनांक बिंदु कैसा होता है इनका, निश्चित होता है कि भाई इस ताप पर जाके क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। कुल मिला के गलनांक जो होता है इनका भी क्या होता है, निश्चित होता है ना, स्थायी होता है एक प्रकार से अपन कह सकते हैं। और इनका गलनांक जो होता है परास के रूप में होता है कि भाई इतनी परास के अंदर जो है वो आपकी जो भी अक्रिस्टल ठोस है वो क्या हो जाएगा, डल जाएगा। तीसरी बात करते हैं अपन यहाँ पर विदलन की। विदलन का मतलब होता है किसी भी ठोस को अगर अपन चाकू से काटते हैं, देखो ध्यान से ना, किसी भी ठोस को अपन चाकू से काटते हैं तो चाकू से काटने पर वो क्या हो जाए, 2 समान भाग में परिवर्तित हो जाए। जब 2 समान भाग में अलग अलग हो जाएंगे तो उनकी जो सतह होगी वो कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर सतह जो होनी चाहिए वो चिकनी होनी चाहिए। जैसे सतह चिकनी होगी तो उनको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन यदि किसी ठोस को अपन काट दें और काटने पर यदि वो क्या हो जाए, ऐसे मान सकते हैं अपन की खुरदरी की सतह प्राप्त हो और वह 2 समान भाग में परिवर्तित ना हो, 2 समान भाग में टूटे ना, तो उनको क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर अपन विदलन की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 समान भाग लिख देता हूँ। समझ जाना इस बात को, 2 समान भाग। और सतह कैसे होनी चाहिए इसकी, सतह कैसे होनी चाहिए इसकी, चिकनी होनी चाहिए। सतह कैसे होनी चाहिए इनकी, दोनों सतह कैसे होनी चाहिए, चिकनी प्राप्त होनी चाहिए। और यहाँ पर दोनों समान असमान भाग में कटेगी ये, और असमान भाग में कटेगी। और सतह कैसी होगी यहाँ पर, खुरदरी। सतह कैसी होगी, आपको यहाँ पर मिलेगी खुरदरी सतह आपको प्राप्त होगी। थोड़ी सी आप इस बात पर ध्यान दें। अगला है गलन एंथैल्पी। तो गलन एंथैल्पी जो होती है वो यहाँ पर निश्चित होती है, यहाँ पर भी क्या होती है, परास के रूप में मिलेगी आपको, अनिश्चित रूप से होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर कौन सा है, इसकी प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति जो होती है क्रिस्टल ठोसों की वो कैसी होती है, विषम देशिक। कैसी होती है भाई, विषम देशिक। तो इसको समझेंगे अपन आगे, विषम देशिक क्या होता है। और ये जो होती है वो क्या होती है, इसकी अक्रिस्टल ठोस की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, समदेशिक होती है। और अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करूं मैं क्रिस्टल ठोसों के अंदर, तो अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है क्रिस्टल ठोसों के अंदर वो कैसी होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था। कैसी होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था। और इधर की बात करूं मैं तो ये कैसे होते हैं, लघु परासी व्यवस्था। ये कैसे होती है, लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। अक्रिस्टल ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं कैसे होते हैं, लघु परासी व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अपन का जो पहला प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा है आपसे, मेरे अकॉर्डिंग जो पहला प्रश्न बनता है वो बनेगा आपका क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोसों से, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच में अंतर बताइए। तो एकदम नॉर्मल प्रश्न होता है एग्जामिनर की दृष्टि से, मेरे अकॉर्डिंग भी बहुत ही इजी प्रश्न, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। आपको क्या करना है कि भाई 4-5 गुण याद रख लेने हैं। पहला गुण जो आपका आकार का हो गया,
दूसरा गुण जो आपके पास में जो है वो गलनांक हो गया, तीसरा विघलन हो गया, चौथा आपके पास में जो गलन एंथैल्पी हो गया, प्रकृति हो गई, अभिवी कणों की व्यवस्था हो गई। ये आपको थोड़े से पॉइंट मेमोराइज रख लेने, थोड़े से याद रख लेने, बाकी आप खुद ही इसको क्या कर लोगे, लिख लोगे। आपको इसे याद नहीं करना कि आकार निश्चित होता है, अपृष्ठलीय होते हैं तो अनिश्चित होते हैं, ऐसे नहीं। आप सिर्फ इनको थोड़ा सा याद रखो, बाकी आपके आंसर्स आपके याद आपको आ जाएंगे। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? तो चीज आपको थोड़ी समझनी है। देखो भाई यहाँ पर देखना, यहाँ पर किस प्रकार से अपन बात करते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बोला था विषम देशिक प्रकृति और किसके बारे में, समदेशिक प्रकृति के बारे में आपको मैंने बताया था। देखो मैं इसको यहां समझा देता हूं आपको। विषम देशिक का मतलब क्या होता है, इसको समझना। विषम देशिक, देशिक मतलब दिशाएं, विषम मतलब अलग अलग। देखो मैं ऐसे आपको एक उदाहरण लेता हूं, जैसे Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है। फिर इधर मान लेता हूं मैं Cl-, Na+, Cl-, Na+ मान लेता हूं। फिर इधर Na+, Cl-, Na+ और इधर मान लेता हूं मैं Cl-। देखो भाई, यदि मैं किसी क्रिस्टल के अंदर, यदि मैं किसी ठोस के अंदर जो आपके अवयवी कण इस प्रकार से है यहाँ पर, तो मैं यदि यहाँ पर इस प्रकार से इसका भौतिक गुणधर्मों के बारे में अगर अपन चर्चा करें, तो भौतिक गुणधर्मों का अगर मापन करते हैं अपन यहाँ पर, तो भौतिक गुणधर्मों मापन एक तो मैं इस तरह से कर लूँ सीधा, और एक मैं इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ से किसी एक बिंदु से, मैं तो यहाँ से सीधा सीधा बिंदु खींच लेता हूँ मैं, और एक रेखा मैं इस बिंदु से यहाँ पर खींच लेता हूँ। दो रेखा आपको मैं खींचता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इस प्रकार से इस बिंदु से जब मैं यहाँ पर इस रेखा खींचता हूं, तो मुझे भौतिक गुणधर्म के मान क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल जो है आपका, जो आपके आयंस है वो भी क्या है, चेंज टू चेंज है। लेकिन मैं अगर इस बिंदु से खींचता हूं तो ये क्या होगा, आपको मुझे एक जैसा Cl 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 Na इस प्रकार से मुझे मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलीय ठोसों के ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था किसके अंदर होती है, क्रिस्टल ठोसों के अंदर होती है। तो इसमें क्या होगा आपके पास में कि भाई यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं से भौतिक गुणधर्मों का अगर मापें, तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भौतिक गुणधर्म के मान प्राप्त होते हैं। अब भौतिक गुणधर्म ऐसे कौन से भौतिक गुणधर्म है जिनकी दिशाएं माप सकते हैं, तो वो हो सकता है तो अपवर्तनांक, एक प्रतिरोधकता जो है वो आपके पास में मिल सकती है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो विषम देशिक प्रकृति का मतलब क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में मापने पर अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। किसके मान प्राप्त होते हैं, भौतिक गुणधर्मों के मान प्राप्त होते हैं। समदेशिक प्रकृति की बात करूं मैं, तो समदेशिक प्रकृति में किसके अंदर होगी समदेशिक प्रकृति, अक्रिस्टल ठोसों के अंदर। तो अक्रिस्टल ठोस में आप ऐसे बना देता हूं, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत सारे क्रिस्टल है मेरे पास, और इधर में थोड़े से चेंजेबल थोड़ा चेंज करता हूं इसको ऐसे। तो आप इधर से मापोगे तो भी आपको एक समान मिलेंगे, इधर से मापोगे तो भी आपको एक समान मिलेंगे, इधर से मापोगे तो भी आपको एक समान मिलेंगे। तो जब किसी भी दिशा से मापने पर, समदेशिक मतलब किसी भी दिशा से मापने पर भौतिक गुणधर्मों के मान आपको कैसे प्राप्त हो, सम प्राप्त हो अर्थात समान प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे अपन, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो थोड़ा सा आप ये थोड़ा सा याद रखना, बाकी तो इतना कोई समझने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आप याद रख लेना। जो आकार निश्चित, इधर अनिश्चित, गलनांक जो है निश्चित होता है, अस्थायी होता है, इधर क्या होता है, परास में होता है। विघलन या अपन कह सकते हैं कि तेज धार वाले चाकू से काटने पर दो समान परतों में विभाजित हो जाता है, और दोनों परतें जो होती है चिकनी प्राप्त होती हैं, और तेज धार वाले चाकू से काटने पर दो समान सतह जो असमान सतह प्राप्त होती है, और ये जो होती है सतह खुरदरी होती है। गलन एंथैल्पी जो होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर निश्चित ही होती है एक तरह से, और अभिलाक्षणिक गुणधर्म वाले होते हैं, और जो निश्चित नहीं होती है। प्रकृति का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद रखना, विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। और अभिवी कणों की व्यवस्था की बात करूं मैं, तो दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं, और ये कौन सी अवस्था में होते हैं, लघु परासी व्यवस्था के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप और पढ़ लेना, अगर पढ़ना चाहो तो। इधर शीतलन वक्र जो होता है वो असतत होता है, और इधर शीतलन वक्र जो होता है वो सतत प्राप्त होता है। बस इतना सा याद रखना, इधर शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है, और इधर शीतलन वक्र आपको कंटिन्यूअस सतत प्राप्त होता है। क्लियर हुआ आपको? ऐसे पहला प्रश्न जो मेरे अकॉर्डिंग बनता था क्रिस्टलीय और क्रिस्टल ठोसों के बीच में, तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा जो आपके पास में टॉपिक से एक बार बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, यहाँ से क्रिस्टल ठोसों के अंतराणविक बल की प्रकृति के आधार पर जो है वो अपन क्रिस्टल ठोस को है ना, क्रिस्टल ठोस को कितने भागों में बांट देते हैं, आणविक ठोस में बांटते हैं, आयनिक ठोस में बांटते हैं, धात्विक ठोस में बांटते हैं, और सहसंयोजक ठोस में बांटते हैं। देखो भाई यहाँ पे आपको एक तो याद रखना है, इस आणविक ठोस को याद रखना है, और एक आपको सर्वाधिक इंपॉर्टेंट एक इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, ये तो है नहीं एग्जाम में आपसे हर चीज पूछना भूल लेगा, है कि आपने पूछेगा वो भाई कि भैया बताइए अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में बताइए, तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा वो आपसे। एक सिंपल प्रश्न पूछेगा आपसे वो, जो पूछा हुआ भी है कि हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है, तो हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस है। ऐसा प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है।
इसके अलावा भी प्रश्न और क्या बन सकते हैं, पूछ लेगा भाई जो आपका हीरा जो है वो हीरा जो है उसके अंदर किस प्रकार का ठोस होता है, तो ये सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होता है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होता है। इसके अंदर बंध भी किस प्रकार के पाए जाएंगे, सहसंयोजक प्रकृति के पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी इन दोनों से प्रश्न सर क्यों नहीं पूछेगा, तो पागल तो है नहीं जो प्रश्न पूछेगा यहाँ से। आयनिक में तो आयन बनेंगे, आपको पता है, धात्विक ठोस में धातु मतलब धातु के अंदर होगा। तो ये आपसे प्रश्न मुझे नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा। 1 2 3 और 1 4 यहाँ से प्रश्न पूछेगा, और इसमें भी सर्वाधिक अध्रुवी वाले से प्रश्न पूछ सकता है। और ध्रुवी वाले से प्रश्न बनाए तो कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा प्रश्न नहीं बनेगा, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अध्रुवी जो आणविक ठोस होंगे वो H2 होगा, CO2 होगा, आर्गन होगा और I2। एग्जाम्पल पे आपको यही याद रखना है। ध्रुवी जो होगा उसमें HCl वो SO2 होगा और हाइड्रोजन आबंधित H2 बर्फ होगा। और सहसंयोजक के अंदर आपको याद रखना है तो सिलिका क्वार्ट्ज, एक आपको याद रखना है कार्बन हीरा, एक आपको ALN एल्यूमिनियम नाइट्रेट, और ये आपको रखना है कार्बन ग्रेफाइट। ये आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है। तो पहला टॉपिक जो अपने पास में है वो ठोसों का वर्गीकरण, वो अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से यही प्रश्न आपको पूछेंगे। ठीक है भाई, आपको सबसे पहले यही चीजें पढ़नी है दोस्तों। इसके अलावा आपको और ज्यादा पढ़ना हो तो आप ये चीजें पढ़ने के बाद ही पढ़े। आपको मैं बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड चीजें आपको यहाँ से लेके आया हूँ, और यही आपको थोड़ा सा इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा आपको जोर देना है। जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि यार केमिस्ट्री के अंदर मुझे ये कवर नहीं कर पा रहा हूँ, ये कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप सबसे पहले जो है इन टॉपिक को कंप्लीट करें। यही टॉपिक से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो भाई, इसके अलावा आपके पास में और क्या प्रश्न बन सकता है, तो दूसरा टॉपिक जो है क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल तंत्र वैसे भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। आरपीएससी ने भी इस क्रिस्टल तंत्र से या क्रिस्टल सिस्टम से प्रश्न पूछा था। तो मुझे लगता है कि एक बार फर्स्ट टाइम जब 2017 में ये प्रश्न आया था, और अभी मुझे लगता है कि वापस ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पिछले साल भी ये प्रश्न आया हुआ है और इस बार भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है भाई, तो पूछ सकते हैं आपसे कि भाई क्रिस्टल ठोसों का जो आगे पास में तंत्र जो है, क्रिस्टल तंत्र जो है, वो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, इसको पढ़ने से पहले अपन दो चीजें पढ़ लेते हैं। एक तो बहुक्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है। बहुक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि वे क्रिस्टल जिन्हें अपन दूर से देखने पर, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जिन्हें देखने पर अपन को ऐसा लगता है कि यह क्रिस्टलीय ठोस है, और जब अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं या फिर इनके बारे में चर्चा करते हैं, या इनके वास्तविक गुणों की अगर अपन देखें तो अपने को किसके समान दिखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के समान आपको दिखाई देंगे, या क्रिस्टलीय ठोस के समान दिखाई देंगे। वो क्या कहलाते हैं आपके पास में, बहुक्रिस्टलीय ठोस आपको कहलाते हैं। देखो, अपन भी कह सकते हैं इसको, अगर अच्छे से अपन पढ़ना चाहें तो वे क्रिस्टल जिनकी संरचना दिखने में तो क्रिस्टल लगती है, परंतु उनकी जो वास्तविक संरचना होती है वो कैसी होती है, क्रिस्टल के समान होती है। उनको क्या कहते हैं, बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसा नहीं कहते दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था, आज जाके देखा तो ये लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही होता है ना, बहुक्रिस्टल उसमें भी ऐसा ही होता है अपने साथ में ना, दूर से देखे तो बहुत अच्छी लग रही थी, पास जाके देखा तो अरे बाप रे बाप, है ना। तो आपको बहुक्रिस्टलीय ठोस में भी ऐसा ही होता है, कुछ नहीं होता, इसमें भी ऐसा ही होता है कि दूर से देखने पर, है ना, दूर से देखने पर इसे याद रखना आपको, जो दूर से देखने पर आपको कैसा लगे, अक्रिस्टल लगे, लेकिन परंतु उसको जब पास से देखा जाए, या अपन कह सकते हैं कि जो उनकी संरचना देखी जाए तो वो कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। ठीक है भाई, तो कैसे हो जाएंगे, बहुक्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे। तो अपन यहाँ से बता सकता हूँ, मैं आपको यहाँ से लिख देता हूँ कि वह ठोस जो देखने में अक्रिस्टलीय लगे, अक्रिस्टलीय हो परंतु संरचना क्रिस्टलीकृत हो, या संरचना क्रिस्टलीय हो, तो उन्हें क्या कहेंगे अपन, अक्रिस्टलीय ठोस। और यहाँ पर एग्जाम्पल अगर इसका लिखें तो अधिकांश धातुएं जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, बहुक्रिस्टलीय होती है, अधिकांश धातुएं। और उनमें भी अगर आप लेना चाहो तो आपके पास में SN है, ये भी आपकी कौन किस प्रकार की होती है, बहुक्रिस्टलीय ठोस होती है। बहुक्रिस्टलीय ठोस में से SN हो गया, एक एल्यूमिनियम भी हो सकता है ना, एल्यूमिनियम भी इसका बहुक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो सकता है। एक तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में छोटा सा प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है। अगला, क्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई सिलिकॉन जो है वो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग जो करते हैं अपन, वो करते हैं प्रकाश वोल्टी पदार्थ के रूप में, प्रकाश वोल्टी पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग करा जाता है। प्रकाश वोल्टी पदार्थ का मतलब होता है कि प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर क्या करना, परिवर्तित करना। तो अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग किसमें करते हैं अपन, प्रकाश वोल्टी पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक है भाई, आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर पहला ठोसों का वर्गीकरण। बाकी इनके अलावा कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है भाई,
नेक्स्ट जो आपके पास में टॉपिक जो है वो कौन सा आपके पास में क्रिस्टल तंत्र के बारे में है। और क्रिस्टल तंत्र से क्या प्रश्न बनते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। पहले देखो भाई, अपन क्रिस्टल तंत्र के बारे में अपन समझते हैं क्रिस्टल तंत्र के बारे में। तो क्रिस्टल तंत्र जो है वो अपन यहाँ पर आप जानते होंगे कितने प्रकार के होते हैं। ये 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के क्रिस्टल तंत्र। देखो यहां से आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो अक्षीय दूरी का और एक अक्षीय कोण का, बस यही प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछते हैं। देखो क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहले अपन क्रिस्टल तंत्र की बात करें तो मैं पहले बता देता हूँ आपको यहाँ पर कितने होते हैं। 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, 7 होते हैं। तो इनका नाम कैसे याद रखें सर? नाम मैं आपको याद करा देता हूँ अभी थोड़ी देर में, है ना। तो क्या नाम होगा इसका? देखो, क्यों टीना और मीना हंसते रोते तेरे लिए, है ना। तो एक सर जी थे, तो एक बच्चे से पूछा कि भाई बता भाई क्या बताएं सर कि क्यों टीना और मीना हंसते रोते हैं तेरे लिए। तो टीना भी रो रही है और मीना भी रो रही है, ठीक है, और हंसते भी है कभी कभी और कभी कभी रो भी लेते हैं। किसके लिए? तो तेरे लिए। मैंने कहा किसी एक का नाम लिखूंगा तरुण के लिए तो फिर वो अच्छा लगेगा, तो तेरे लिए, ठीक है भाई। तो क्यों का मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में इसको याद रखेंगे। क्यों का मतलब क्यूबिक, क्या होगा? क्यूबिक। टी का मतलब होता है ट्राई क्लिनिक। टी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ट्राई क्लिनिक, है ना। टी ट्राई क्लिनिक, टी ट्राई क्लिनिक लास्ट में आएगा। टेट्रागोनल क्या हो जाएगा? टेट्रागोनल। और का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, है ना। मीना का मतलब मोनोक्लिनिक, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आरपीसी में पूछा था अभी प्रश्न। हस्ते का मतलब हेक्सागोनल, और रोते मतलब क्या हो जाएगा? रोम्बोहाइड्रल, ठीक है। और तेरे लिए का मतलब क्या हो जाएगा? ट्राई क्लिनिक। ये मेरा फेवरेट है, ट्राई क्लिनिक। ये और ये दो चीजें बहुत फेवरेट है मेरी, ट्राई क्लिनिक। यहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल और ट्राइक्लिनिक, ये आपको 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। इनकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण से आपको प्रश्न पूछेंगे। तो पहली तो आपसे पूछेंगे अक्षीय दूरी, और दूसरा प्रश्न पूछते हैं आपसे अक्षीय कोण के बारे में। सर उदाहरण से पूछ सकते हैं क्या? पूछ सकते हैं, कोई दोहराई नहीं है इसमें। अभी तक तो पूछा नहीं है तो अपन इसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो अक्षीय कोण, अक्षीय दूरी आपको याद रखना है। मुझे लगता है कि यहीं से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो आप कैसे याद रखें? सर इसको याद नहीं होते सर, हमको तो याद नहीं होते तो मैं क्या करूं? करो याद। तो याद कैसे करेंगे अभी बता देंगे सर आपको कैसे याद करेंगे। तो करें स्टार्ट अपन इसको। देखो भाई कैसे याद करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं अक्षीय दूरी की। तो अक्षीय दूरी को अपन बताते हैं ए से, बी से और सी से। ए से, बी से और सी से। देखो ए से, बी से और सी से। ए बराबर होता है बी के और बी बराबर किसके होता है? सी के। याद रखना है आपको। अब पीछे से इसको काटना स्टार्ट करना। ए, बी और सी बराबर बराबर, पीछे से इसको काट दो। क्लियर? फिर आपके इसमें क्या करो आप? ए बराबर बी बराबर सी। पीछे से एक बार काट दिया, अब पीछे से एक बार वो काट दो। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? अब मोनोक्लिनिक में क्या करो? इसको वापस रिपीट करो, यहां से रिपीट करो। तो ए, बी और सी वापस रिपीट करोगे इसको। तो ये मैंने कैसे कैसे यहां बना दिया। फिर इसको यहां बनाओ तो यहां क्या बन जाएगा? ए बराबर बी हैज नॉट सी, ये वापस यहां बन गया। और फिर ये क्या बन जाएगा? यहां पर। तो ए बराबर बी बराबर सी, ये बना। उसके बाद ये बन गया। अब वापस यहां से स्टार्ट करो, वापस स्टार्ट करो यहां से, वापस मोनोक्लिनिक को क्या करो? स्टार्ट करो। तो ए हैज नॉट बी, बी हैज नॉट सी, ये आपको ऐसे बनाना है इसको। तो आपको मोनोक्लिनिक को ऐसे बड़े अक्षर, ये बहुत ही अच्छा है। इसको आप क्या कर लो? एक बॉक्स में पैक कर लो। ये आपको इसको मेन रखना है, दूल्हा बना के रखना है इसको। यहां से आपको क्या करना है? इसकी रिपीटेड, इसको रिपीट करना है। यहां से ये है ना, रिपीट, हाँ ये यहां से रिपीट करना है। तो ये मेन रिपीट हो गया एक बार, ये फिर ये
और फिर ये, इसे याद रखना है। इसको क्लियर होना आपको यहाँ तक? चलो अब ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, मुझे जहां तक लगता है, मुझे यहाँ तक लगता है वो आपको क्लियर हो जाता है यहाँ तक। अब देखो, अब अक्षीय कोण की बात करता हूं मैं। तो अक्षीय कोण में आपको लगातार तीन में जो अक्षीय कोण होते हैं वो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, और इधर भी क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। बस वही सेम मोनोक्लिनिक आया, अपने उसको दूल्हा बना रखा है। दूल्हे में कुछ तो चेंज करेंगे अपन, सारे एक जैसे नहीं रहेंगे, दूल्हा कुछ चेंज लगेगा, दुल्हन आ रहा है ये। तो अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से चेंज करेंगे इसको अपन। तो अल्फा बराबर गामा, अल्फा और गामा तो क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। अल्फा और गामा तो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री बराबर होंगे। और जो बीटा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, जो बीटा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। फिर इसमें क्या रखोगे, अल्फा और बीटा जो होंगे वो 90 डिग्री के बराबर होंगे, और गामा जो होगा वो 120 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। इसमें क्या होगा, अल्फा और बीटा क्या होंगे, बराबर होंगे, और बीटा जो होगा वो गामा के बराबर होगा, लेकिन गामा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और इधर ना तो अल्फा बराबर होगा बीटा के, ना बीटा बराबर होगा गामा के, ना गामा बराबर होगा 90 डिग्री के। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? यहाँ के पास में 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसको आपको याद रखना है। बहुत ही इजी है और बहुत अच्छी तरीके से इसको अपन याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आपके एग्जाम में पूछेगा। क्या प्रश्न पूछ सकता है कि क्यूबिक के अंदर अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण का मान बताइए, या पूछ लेगा आपको कि अल्फा बराबर गामा और गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा जो होता है 90 डिग्री बराबर नहीं होता है, ऐसा अक्षीय कोण किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के अंदर होता है, तो मोनोक्लिनिक के अंदर होता है। कुछ पढ़ के ना जाओ, मोनोक्लिनिक को और ट्राई क्लिनिक को कंप्लीट करके जाना, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ ऐसे तो, लेकिन ये दोनों पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है भाई। एकंताक्ष कहते हैं हिंदी में, इसको त्रिंताक्ष कहते हैं हिंदी में, ठीक है भाई। ये घनी हो जाएगा है ना, चतुष्फल की ये हो जाएगा है ना, ऐसा आपको थोड़ा सा याद रखना है। इनको अच्छे से आपको इसको कवर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। हमसे नहीं पूछेंगे तो आप एग्जाम में मत देना, ठीक है भाई। तो आपका सेकंड जो टॉपिक है आपका क्रिस्टल तंत्र, वो भी अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो सेकंड टॉपिक है आपका क्रिस्टल तंत्र, वो भी क्या कर लिया अपन ने, कंप्लीट कर लिया। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, याद कर लो इसको अच्छे से, ठीक है भाई। तो आपका क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं सर हमारे पास में, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोइडल और ट्राइक्लिनिक। क्यों रे टीना और मीना हंसते रोते तेरे लिए, इसकी ट्रिक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक हो जाएगी। और इन्हीं क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर 3 प्रकार की एकक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। आज एकक कोशिका जिसे प्रिमिटिव भी कहते हैं, अंतर के कोशिका और एक फलक केंद्रित एकक कोशिका, तीनों ही अपने आप अभी भी अपन तीनों ही पढ़ेंगे, इनके 3 के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जिसको अपन सिंपल क्यूबिकल है ना, क्रिस्टल सरलघनी और फलक केंद्रित और जो अंतर केंद्रित है वो अपन 3 ही इसके अंदर पढ़ेंगे, अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि तीनों की संपूर्ण दक्षता आपसे एक्सरसाइज के अंदर, आपके अभ्यास प्रश्न के अंदर भी तीनों की ही दे रखी है। मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन 1 पॉइंट ऐसा कुछ है क्वेश्चन, उसके अंदर ऐसा दे रखा कि यह मानते हुए, नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि यह मानते हुए कि 2 जो है परमाणु आपस में है, ऐसा कुछ है, सरल परमाणु ऐसा कुछ है जो जिनकी अपन को क्या निकालनी है, संतुलन दक्षता निकालनी है। तो वो अपन अभी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, ठोसों का वर्गीकरण और आपके क्रिस्टल तंत्र। अब अपन पढ़ते हैं संकुलन दक्षता, ठीक है। तो संकुलन दक्षता पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में एक क्रिस्टल के अंदर या एक क्रिस्टल संरचना के अंदर किस प्रकार की एकक कोशिकाएं हो सकती है, ठीक है। तो 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। कौन कौन सी, प्रिमिटिव मतलब आद्य एकक कोशिका, एक पढ़ेंगे अपन कौन सी एकक कोशिका, अंतर केंद्रित जिसे अपन बीसीसी भी कहते हैं, और एक अपन पढ़ेंगे फलक केंद्रित जिसे अपन क्या कहते हैं, एफसीसी भी कहते हैं। तो 3 पढ़ लेंगे, और तीनों ही क्रिस्टल के बारे में, और तीनों ही मतलब जो आपकी संरचना है उनके बारे में अपन क्या करेंगे, परमाणु संख्या निकाल लेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और जब परमाणु की संरचना और त्रिज्या अगर आपको पता होगा तो आप संकुलन दक्षता भी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो तीसरा टॉपिक आपका मेन टॉपिक मैंने ये रख दिया, इसका नाम संकुलन दक्षता, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन पहले अच्छी से सारणी बना लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा हम पढ़ना क्या चाहते हैं। तो मेरा टॉपिक जो मैंने बनाया है वो है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोशिका में अवयवी कणों की
संख्या। देखो ये क्लास जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस क्लास से। देखो भाई, जो बच्चा वास्तविकता में नहीं पढ़ पाया है ना, उसको एक घंटे में ऐसा कुछ समय के अंदर ही पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपको एक शॉर्ट मिल रहे हैं आपको। नॉर्मली आपको टॉपिक वाइज 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक से प्रश्न आएगा, खत्म हो गई पिक्चर यहाँ पे। तो नॉर्मली आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ बना के यहाँ पे, है ना। बहुत ही टाइम लगता है इन चीजों के लिए, है ना, और ये आपके लिए ही है। आप अच्छे से मेहनत करो इनको, वीडियो को बार बार अगर नहीं समझ में आता एक बार में दूसरी बार वापस देखें इसको। मुझे लगता है पहली बार में समझ में आ जाएगा, इजी चैप्टर है। और नहीं भी आता तो एक बार वो देखें, अच्छे से नोट्स क्रिएट करें इसके, और उसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, है ना, अभ्यास करें इसका, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, एकक कोष्टिका जो होती हैं वो अवयवी कणों की संख्या के आधार पर, इसे लिखो ना, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर। तो अवयवी कणों की संख्या के आधार पर एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की लिख देते हैं अपन। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो होती है आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका। दूसरी जो है अपने पास में वो है अंतःकेंद्रित एकक कोष्टिका। और तीसरी जो आपके पास में वो कौन सी हो जाएगी? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है भाई, 3 आपको पढ़नी है। आद्य एकक कोष्टिका, अंतःकेंद्रित एकक कोष्टिका और फलक केंद्रित कोष्टिका। ये एससीसी मान लो इसको, ये हो जाएगी बीसीसी और ये क्या हो जाएगी आपकी एफसीसी। ठीक है भाई, तो ये आपको 3 के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। तो इनके बारे में किस प्रकार से ध्यान समझ होता क्या है बाद में, इसका स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से। देखो भाई किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। आद्य एकक कोष्टिका जैसे एससीसी सिंपल बनेगा, क्यूब, सिंपल क्यूब बनेगा इसके अंदर, ठीक है। ये एक प्रकार से घन के समान एक क्यूब बनेगा इसके अंदर। ये घन ही होता है क्यूब का मतलब। सर क्या बात कर रहे हो आप, हैं? मजे ले रहे हो हमारे? देखो भाई किस प्रकार से, ध्यान से समझो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है। अच्छा ये बना लिया अपन गलत, और सर हमने आपकी गलती पकड़ ली। पकड़ लो गलती, क्या रे गलती, देखो कैसे। और ये क्या हो जाएगा आपका 8, ये हो गया 8। और यहाँ पे भी गलत बना दिया अपन ने। तो ये अपन क्या कर रहे हो सर, आप पूरा गलत बना दिया आपने। इसको अपन एक बारो बना लेते हैं अपने कौन से। देखो भाई किस प्रकार से, ये आपका घन अच्छे से बड़ा बनाते हैं इस बार, है ना। 1, 2, 3 और 4, और 8 कोने होते हैं इसके। 8 क्या होते हैं? कोने। कैसे? 1 ये बना लो, 2 ये बना लो, 3 ये बना लो, 4 ये बना लो, 5 ये बना लो, 6 ये बना लो, 7 ये बना लो और 8 ये बना लो। हो गए 8 कोने। सिंपल घन, इसलिए इसको अपन एससीसी भी कहते हैं। एससीसी से लेना सिंपल क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना, यही होता है ना सर। तो ये हो गया आपके पास में, सिंपल हो गया। तो कोने कितने इसके पास में? 8। कोने कितने इसके पास में? 8। और एक स्टील के अंदर कोने का योगदान कितना होता है? तो योगदान कितना होता है इसका? 1/8। कितना होता है? 1/8। और जब इसकी परमाणु की संख्या ज्ञात करनी हो आपको, जब क्या करनी हो? परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है कोष्टिका में, तो परमाणु की संख्या ज्ञात करनी हो आपको, परमाणु संख्या को ज्ञात, परमाणु संख्या मतलब होता है Z, और Z ज्ञात करना हो आपको तो क्या करना पड़ता है? कितने कोने? 8 कोने। कितना योगदान? 1/8 योगदान। तो 8 से 8 कैंसिल। कितने परमाणु संख्या आ गई इसकी? 1। कितनी आ गई? 1। अंतःकेंद्रित, अंतःकेंद्रित का मतलब होता है कि आपका जो कमरा है, आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो, इस रूम के ऊपर जब जिस रूम के ऊपर क्या लगा होता है? फैन लगा होता है, बस वही अंतःकेंद्रित, वही बीसीसी आपका, वही अंतःकेंद्रित, वही आपका बीसीसी। कैसे बनेगा ये? देखो ध्यान समझना, इसको समझना तो क्या, इसको बनाना है। ये आप इसको बनाया अपन ने, है ना। ये आपका घन बना लिया अपन ने ऐसे बजा, ये घन बन गया। और इसी घन के बीच में, इसी कमरे के बीच में आपको क्या बनाना है? फैन बनाना है। ये मेरा क्या हो जाएगा? बीसीसी हो जाएगा, अंतःकेंद्रित हो जाएगा। और इसकी जब कोने कितने हो गए इसमें भी? 8, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 और 8 कोने हो गए अपने पास में कितने? 8 कोने कितने हो गए इसके अंदर? 8 और कोने का योगदान कितना होता है? 1/8 कितना होता है? 1/8 आपको लिखवा ही दिया है यहाँ पर मैंने, ठीक है। और अंतः केंद्र जो बीच का जो केंद्र है वो कितना आपके पास में? 1 अंतः केंद्र कितना है इसके पास में? अंतः केंद्र कितना है आपके पास में? 1 और अंतः केंद्र का जो योगदान होता है वो भी कितना होता है पृष्ठ संरचना के अंदर? 1 कितना होता है? 1, ठीक है भाई। तो देखो भाई किस प्रकार से इसके निकालेंगे अपन परमाणु संख्या। तो इस प्रकार के परमाणु की संख्या अंतः केंद्रित परमाणु के अंतः केंद्रित संरचना की परमाणु की संख्या Z बराबर किस प्रकार से निकालेंगे? कोने कितने? 8 योगदान कितना? 1/8 सर प्लस कर लो। अंतः केंद्र कितने? 1 योगदान कितना होता है? 1 8 से 8 कैंसिल कितना हो जाएगा? 1 इधर कितना? 1 टोटल परमाणु कितने हैं? 2 मतलब Z बराबर कितना आ गया? 2 Z बराबर कितना आ गया आपके पास में? 2। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है आपको, ठीक है भाई। ये हथियार बना रहे हैं पेपर अच्छे से याद रखिए इसको। तीसरा फलक केंद्रीय FCC CCB भी कह देते हैं कभी कभी FCC। इसके लिए क्या करना है आपको? ये ऐसे 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 1 2 3 4 ठीक है भाई, ये आपके पास में बन गया स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या करते हैं? इसी स्ट्रक्चर में फलक बना देते हैं। फल की कितनी होती है भाई? 6 फल की कितनी होती है? 6 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक 5 फलक 6 फलक कितने फलक? 6 फलक। अब देखो प्रत्येक फलक की भुजा भी कितनी होती है? ए मान लेते हैं भुजा, ए मान लेते हैं आर्म, ठीक है इसे याद रखना आपको। तो 6 फलक हो गए। अब कोने तो है ही सही, कोने सबके साथ में होंगे, कोने सबके साथ में होंगे और कोने हमेशा कितने होंगे? 8 कितने होंगे? 8 को योगदान कितना होगा? 1/8। एससीपी के लिए अलग होगा जो मैं आपको इसके अंदर मेंशन नहीं करूंगा, बाद में कभी होगा तो पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर कितने होते हैं कोने? यहाँ पर 8, ठीक है। अंतःकेंद्र इसमें नहीं होता है फलक, तो यहाँ पर कोने तो कितने हो गए? 8। फलक केंद्र कितने हो गए? फलक कितने हो गई? 6। और फलक का योगदान कितना होता है? प्रत्येक फलक का योगदान, प्रत्येक फलक के केंद्र का योगदान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो परमाणु संख्या को मैं सीधा Z लिख दूं क्या? परमाणु संख्या को मैं सीधा Z लिख देता हूं। Z बराबर क्या हो जाएगा? कोने कितने? 8 1/8 योगदान प्लस फलक कितनी? 6 1/2 योगदान। 8 से 8 कैंसल 1 बचा प्लस 2 से कैंसल 3 बचा कितना? 3। तो Z बराबर कितना आ गया? 4। तो यहां से परमाणु संख्या निकालना सीख देना। ये 3 ही पढ़नी है अपने को। एक तो SCC कितने परमाणु संख्या? 1, BCC परमाणु संख्या कितनी? 2 और FCC परमाणु संख्या कितनी? तो 4। ये ही पढ़ना है आपको। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना भाई। यही पढ़ना है आपको, इसके अलावा नहीं पढ़ना है आपको कुछ भी, ठीक है भाई। ये आपको याद रखना है। आपके जो मॉड्यूल पर था उसके अंदर एक तो प्रश्न पूछा होता घनत्व से, इन्होंने टॉपिक डाल रखा है घनत्व भी, तो प्रश्न पूछा हुआ घनत्व से और एक प्रश्न पूछा हुआ संकुलन दक्षता से। 2 प्रश्न पूछे आपके इसमें टॉपिक, इसके सैंपल पेपर में जो बोर्ड देते हैं ना, वो बोर्ड का पेपर देते हैं सैंपल पेपर उसके अंदर, ठीक है भाई। तो ये आपको SCC हो गया, BCC हो गया और FCC हो गया, ये आपसे प्रश्न पूछेंगे। मुझे लगता है इस बार कोई दोस्त से प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है भाई। तो यह आपका हो गया कंप्लीट। आपको अच्छे से उतार लेना है इसको बढ़िया एकदम, है ना। आज तो क्लियरिटी आ रही होगी थोड़ी सी। चलो भाई, पहले इसलिए मैंने 12th का नहीं बनाया, पहले मैंने इसलिए 10th वालों का बनाया, है ना। आपके कोई छोटे भाई बहन भी हो तो उनको भी बताएं आप कि हमारे मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं 10वीं वालों को भी, तो अच्छे से पढ़ लें उनको भी आप। तीसरा जो टॉपिक है आपके पास में वो कौन सा है? संकुलन दक्षता के अंदर अपने पहला टॉपिक जो पढ़ा कौन सा पढ़ा अपन ने? एका कोष्ठिका के बारे में पढ़ लिया, जिसमें अपन ने क्या निकालना सीखा? परमाणु संख्या निकालना लिख लिया। और परमाणु की संख्या निकालने के बाद आपको संकुलन दक्षता के लिए आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, क्या? त्रिज्याएं, ठीक है भाई। तो त्रिज्याएं दूसरा टॉपिक क्या डाल दोगे आप? त्रिज्याएं। किसकी त्रिज्या है? सबकी त्रिज्या है। त्रिज्या किसी की निकालनी है? सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है आपको, एक तो SCC की, उसका निकालनी किसकी? BCC की, और तीसरी जगह किसकी निकालनी है? FCC की। देखो किस प्रकार से निकालते हैं।
एसीसी की संरचना कैसी बनाई थी अपन ने, इस प्रकार से बनाई थी ना, तो वापस बना लो, ये बना ली। वही कोने वोने सब अच्छे से दर्शा देना, बढ़िया एकदम मन लगना चाहिए एक्स्ट्रा को। मैं दर्शा रहा हूं, इधर भुजा कितनी होगी एक फलक की, ए। सिंपल है, 8 ही कोने हैं केवल, कोने के अलावा यहाँ पर ना तो फलक है, ना कोई अंतःकेंद्र है, ना कुछ नहीं। तो ये आपके 8 कोने, एक भुजा हो गई। एक भुजा में कितने एटम मान लेता हूँ, 2 एटम। सिंपल सी बात है भाई, 2 एटम होंगे, है ना। तो ये एक भुजा, और एक भुजा में कितने एटम, 2। तो इसको मान लेता हूँ एक एटम इस प्रकार से होगा यहाँ पर, और एक परमाणु इस प्रकार से यहाँ पर होगा। और एक परमाणु की त्रिज्या कितनी, और टोटली इसकी लंबाई कितनी होगी, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। इसकी जो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी, r, और टोटल कितना है ये a। तो मैं a बराबर क्या ले सकता हूँ यहाँ पर, r प्लस r। a बराबर क्या हो जाएगा, 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। तो एसीसी की लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2। क्लियर हुआ ना आपको यहाँ तक। दूसरा अपन बात करते हैं किसकी, बीसीसी की। बीसीसी को ऊपर अच्छे से बढ़िया हरे कलर से बनाते हैं ना, देखो भाई कैसे बनाते हैं। अरे सर किसी भी पेन से बना दो, बस समझ में आ जाए। 3 नंबर का चैप्टर है आपके, 3 नंबर कवर करा दो सर, है ना। 3 नंबर आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। चलो भाई, अंतःकेंद्र के अंदर एक अंतःकेंद्र बनाना है आपको, फैन बीसीसी में रखना। बीसीसी में 20 बजाज का क्या आता है, फैन आता है। सवार बजाज का फैन है, ठीक है भाई। तो सो जाओ उसको ठंड में बढ़िया एकदम मस्त चला के, ठीक है भाई। तो देखो भाई यहाँ पर बीसीसी हो गया आपका, यहाँ पर बीसीसी में यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा आपका, फैन आ जाएगा, एक अंतःकेंद्र आ जाएगा। अंतःकेंद्र की वजह लेगा आपके, देखो किस प्रकार से। अंतःकेंद्र को इसने मान लिया ई, और यहां से आपके एक अच्छे से बढ़िया विकर्ण खींच दिया, एक आपके यहां पर खींच दिया, है ना। अब देखो भाई कैसे, यहां पर ई विकर्ण खींच दिया। अब इसके मान को निकालने के लिए मैंने एक विकर्ण यहां पर भी खींच दिया। अब देखो यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी, है ना, इसको मान लेता हूँ डी, ठीक है। इसको मान लिया ई, तो इसको मान लेता हूँ मैं ई। तो इधर मान लो एफ, इधर मान लो जी, इधर मान लो एच, आपको जो मन पड़े वो मान लो, ठीक है। ध्यान से इक्वेशन लगाना। अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी, ई मान लिया बीच वाले को, एफ जी एच, ठीक है भाई, मेरा काम हो गया। अब देखो कैसे, मुझे क्या याद रखना है यहाँ पर, देखो आप पहले समझो इस बात को। सबसे पहले मेरे पास में, आपके पास में है क्या, बीच में अंतःकेंद्र, इसके बाद विकर्ण खींच दिया, मुझे यही तो मान ज्ञात करना है। मेरे पास में यहाँ पर सब समान मैंने एक को निकाल के यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब मेरे को यहाँ पर बीच में, तो मैंने यहाँ पर विकर्ण खींच के मेरे को यहाँ का मान निकाल लेना। अब यहाँ का मान निकालना है तो कैसे निकालूं, तो मुझे या तो एक इसका मान पता हो और एक इसका मान पता हो, तो मैं इसका मान निकाल लो, सिंपल सी बात है ना। तो मुझे पता है कि जो भी आपकी ग्रीन लाइन है ना, जितनी फलक होती है उनका मान तो कितना होता है, ए। कितना होता है, ए। इसका मान ए, इसका मान ए, है ना, इसका मान ए, इसका मान ए, इसका ए, इसका ए, इसका ए। ये रेड जो है ना, इसका मान ए नहीं। तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज बन रहा है, इसका मान एक, इसका मान एक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, निकाल लेंगे अपन भी। आपको पता है, मेरे को पता, लेकिन निकालेंगे। फिर उसका इसका मान अगर बन जाता है, मान लिया इसका मान कोई x है, तो इसका मान x है, तो इस फलक ग्रीन करके ना, फिर इसका मान क्या होगा, a। तो इसका मान पता होगा, इसका मान पता होगा, तो इसका मान निकाल लेंगे ना। और जब इसका मान निकाल लेंगे तो इसकी त्रिज्या भी निकाल लेंगे। दो कैसे, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी, इसको अपन यहां लिखते हैं a और g को। तो मैं लिखता हूं a और लिखता हूं g, और बीच में क्या आ रहा है, ये e, ऐसे कुछ हो रहा है ना, बीच में क्या आ रहा है, ई। देखो भी कैसे, ध्यान से समझियो, ये लाइन खींची, एक परमाणु इधर बैठा होगा, ये बीच वाला दोनों में घिर के बैठा होगा, फिर एक इधर। क्या बनाया सर आपने, गोले ही गोले, 3 गोले, एक की त्रिज्या आर, ये आर, फिर आर, फिर आर, कितने आर, ए जी बराबर कितने आर, 4r, कितने r, 4r। समीकरण नंबर 1 दे दो, क्या दे दो सर, ध्यान समझियो। अब इस x का मान निकाल लेते हैं, तो AC बराबर कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो भाई ध्यान से, AC बराबर क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC²। तो AC² बराबर
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये ए स्क्वायर का तो ए हो जाएगा, और ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 2 का क्या हो जाएगा √2, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा a√2। क्लियर। अब ए सी का मान यहाँ पे कितना आ गया a√2, आपको पता था ना, सब पता था तो बहुत अच्छी बात है। अब a√2 और a के द्वारा अपन किसका मान निकाल लेंगे ag का, तो ag का मान निकालने पर ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट, और ये डाल देता हूं मैं यहाँ पर सेकंड। तो सेकंड में क्या लिखेंगे अपन ag स्क्वायर बराबर ag स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a√2 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर a का स्क्वायर, है ना, ये तो यही है ना, ठीक है। सीधा लिख दिया क्या मैंने, सर हमको तो बताओ, आप शुरू से बताओ। एजी स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा एसी का स्क्वायर प्लस सीजी का स्क्वायर सीजी नहीं है सीजी, एसी का स्क्वायर कितना है यहाँ पर a√2 का स्क्वायर और सीजी का स्क्वायर कितना है यहाँ पर वही a स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे आप एजी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में a√3, कितना आ जाएगा a√3, तो एजी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा a a√3, a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर आ जाएगा तो a स्क्वायर का वापस a हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो यहाँ पर एजी बराबर क्या हो जाएगा a√3। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एजी का मान कितना a√3, एजी का मान कितना 4r, दोनों क्या कर दें बराबर, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 बराबर 2, तो 4r बराबर a√3, तो r बराबर क्या हो जाएगा a√3/4, तो यहां से r की वैल्यू भी a√3/4 मिल जाती है। ये हो गया आपकी खत्म पिक्चर किसकी बीसीसी की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मॉडल पेपर में भी प्रश्न पूछा गया है। तो एक बार समझाता हूं मैं आपको, बीसीसी निकालना एक अंतर केंद्र, यहाँ पर भुजा ए, इसकी भुजा ए, यहाँ पर विकर्ण किस जगह इसकी भुजा निकाल लेनी है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, डाला मान आंसर। फिर इसका मान निकाल लिया, इसका मान पता है, तो बताओ इसका मान निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं। AG का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर प्लस CG का स्क्वायर, a√2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे दोनों 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AG स्क्वायर, तो AG बराबर क्या हो जाएगा a√3। क्लियर हुआ ना, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। और a√3 किसके बराबर हो जाएगा 4r के, तो 4r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा a√3/4। अच्छी समझ लेना इस बार। अब देखो FCC के अंदर कुछ नहीं है, फलक बनानी है आपको, तो लो सर कुछ नहीं है, आप तो ऐसे ही बोलते हो बार बार, बहुत कुछ है सर, कैसे है, तो देखो इधर फलक कितनी 6, फलक कितनी 6, कौन कौन सी फलक 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे फलक है ना। मैं इस फलक के माध्यम से इसकी त्रिज्या निकाल लेता हूं, कितनी a इसका है। अब देखो यहां से ध्यान समझना, इस फलक पे मैं क्या कर लेता हूं विकर्ण डाल देता हूं। अब देखो यहां से वापिस ये b और ये c और ये t, a b c में यहां पर अपने ac का मान निकाल रखा है ना, ac का मान निकाल रखा है ना, इसका मान a, जो भी फलक दिख रही है ना आपको उसका मान भी क्या हो जाएगा a, इसका मान a, तो इसका मान कितना हो जाएगा a√2, जिसको अपन निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में वैसे, है ना। इसका मान कितना हो जाएगा a√2, कैसे निकालेंगे वो भी आपको पता है ना पाइथागोरस प्रमेय से। इसको निकालने से पहले अपन एक बात और कर लेते हैं ना अच्छी से बढ़िया, क्या, देखो a b c, a का मान a, इसका मान b है, a c इधर यहाँ पर फलक है, फलक भूल गए आप, क्या यहाँ पर फलक है,
फलक है, तो कैसे ए से सी के मध्य बीच में क्या आ गई फलक, मतलब कोई परमाणु उपस्थित होगा। अब देखो यहाँ पर इसकी त्रिज्या, ये तो पूरा परमाणु होगा और इधर आधा ही होगा, त्रिज्या आर 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 है, फिर ये आर, ए सी बराबर 4r, ये हो गया ना। और देखो भाई कैसे AC की वैल्यू निकालनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, कैसे इधर इधर कैसे देखना ध्यान से, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, फिर AC बराबर, ये तो AC का स्क्वायर है, AC बराबर क्या हो जाएगा A√2, ये आपके पास में। और समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 के बराबर कर देंगे, तो 4r बराबर क्या हो जाएगा A√2, तो r बराबर क्या हो जाएगा A√2/4, ये मिल सकता है आपको। और जब √2 और 4 को अपन जब काटते हैं तो आपको एक मान और मिल जाता है यहाँ पर A/2√2, तो ये मान भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसको सब सोल्व करेंगे तो A/2√2, इतनी गणित तो सबको आती होगी, ठीक है, आपने साइंस ली है तो आपको इतनी गणित तो आती ही होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। त्रिज्या निकाली अपने SCC की, BCC की और FCC की। SCC की त्रिज्या कितनी आ रही है r बराबर A/2, BCC त्रिज्या कितनी आ रही है यहाँ पर A√3/4, और FC कितनी आ रही है यहाँ पर A/2√2। यहाँ से अपन थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लें क्या, इसका Z का मान कितना निकाला था 1, इसका Z का मान कितना निकाला था 2, इसका Z का मान कितना निकाला था 4। क्लियर, डन। देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, बढ़िया से, मजेदार। क्लियर। अब ये कंप्लीट होने के बाद अपन निकालेंगे अपना मेन पॉइंट जो मैंने लिख रखा है ना आपका संतुलन दक्षता। ये तीसरा पॉइंट बहुत बड़ा था ना अपना। अरे सर परमाणु की त्रिज्या निकालना सीख गए हम, सीख गए यहाँ पर क्या, परमाणु की संख्या निकालना सीख गए, परमाणु की त्रिज्या निकालना सीख गए, और हमको याद भी हो गया, क्या हो गया, ACC में परमाणु संख्या 1, ACC की त्रिज्या r बराबर A/2, BCC में परमाणु संख्या 2, BCC की परमाणु संख्या 2 और त्रिज्या A√2/4, क्या A√3/4। फिर अपने FCC की परमाणु संख्या 4 और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी A/2√2, ये आपको याद रखनी है। अगला टॉपिक जो आपके पास में आता है आपका मेन टॉपिक संकुलन दक्षता। मुझे लगता है इस बार प्रश्न यहां से आएगा, इंपॉर्टेंट है, 100% संकुलन दक्षता कैसे, वही आपको वापिस। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, वास्तविकता में संकुलन दक्षता होती क्या है। देखो इसका संकुलन दक्षता का जो फॉर्मूला होता है इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु का इकाई कोशिका द्वारा घेरे गए परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन बटा इकाई कोशिका का आयतन, कुल इकाई कोशिका का आयतन। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। अब संकुलन दक्षता में पूरा एक आपका ACC मान लेते हैं, तो ACC की इकाई कोशिका द्वारा घेरे गए परमाणु का आयतन, और इसमें क्या हो जाएगा कुल इकाई कोशिका का आयतन। तो इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल v, उसको मैं मान लेता हूं कैपिटल V मान लेता हूं। ठीक है, और संकुलन दक्षता को मैं ईटा से दर्शा देता हूं, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल v अपॉन कैपिटल V हो जाएगा, ऐसे अपन मान लेते हैं इसको। ठीक है भाई, चलो भाई अब देखो किसको समझते हैं इसको अच्छे से। पहला कौन सा अपने पास में, पहला कौन सा ACC। देखो कैसे, वही स्ट्रक्चर बनाओ, पेज से पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। यदि आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा ना तो आप सब कुछ याद आ जाएगा आपको। कैसे, ये ACC और ACC के, ये ACC और ACC में यहाँ पर 8 कोने, कितने कोने 8 कोने, अरे 8 कोने 8 कोने, ये 8 कोने, कितने कोने 8, इधर इधर
कितने कोने? 8। वो कैसे? अब यहाँ से अपने को दो चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसका पोस्टमार्टम बताऊं कैसे। देखो ईटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। स्मॉल v मतलब इकाई कोष्टिका द्वारा घेरे गए परमाणु का आयतन। अब परमाणु का आयतन कैसे निकालेंगे? परमाणु का आयतन कैसे? परमाणु क्या है? गोला। परमाणु की संख्या z का मल्टीप्लाई कर दो, आप परमाणु की संख्या z का मल्टीप्लाई कर दो गोले के आयतन के साथ में, क्योंकि परमाणु है क्या? गोला। परमाणु का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और कैपिटल V, कैपिटल V मतलब कुल इकाई कोष्टिका का आयतन है, एकक इकाई कोष्टिका का आयतन। और एकक इकाई कोष्टिका मतलब किसके समान है? घन के समान। और घन के समान है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? a क्यूब। समझो इस बात को कि यहां पर भले वो लिख दो ना, इकाई कोष्टिका किसके समान? घन के समान। और परमाणु किसके समान? गोले के समान। तो भी आपको इसे लिख लेना है, याद हो जाएगा आपको। ईटा बराबर स्मॉल v अपॉन कैपिटल V बराबर परमाणु संख्या में किसका गुणा कर दो? गोले का आयतन का। किसका माना जाएगा? परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन का। परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन का। और ये देखिए हो जाएगा घन का आयतन a क्यूब। इकाई कोष्टिका घन के समान ही तो होती है। क्लियर? डन। चलो ऐसा ही हम सबके साथ में करेंगे। इधर देखो, अब क्या देखे सर, इधर देखो शंकु दक्षता बराबर क्या हो जाएगा? AC शंकु दक्षता बराबर जेड परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 1। 4/3 पाई को पाई ही रहने दो। R तो यहाँ पर दो चीजें लिख लो। पहली चीज z बराबर 1, r बराबर a/2, तो a/2 का क्यूब बटा a क्यूब बराबर इधर 1 इंटू 4/3, 1 का गुणा 4/3 का कितना आएगा? 4/3, 4/3 इंटू पाई इंटू a का क्यूब, a क्यूब, 2 का क्यूब 4, 4 नहीं बिड़ू 8, इधर a क्यूब से a क्यूब कैंसल, 4 से 2 8। क्लियर? अब बच क्या रहा इधर? पाई बच रहा ऊपर क्या बच रहा? पाई, नीचे क्या बच रहा? 6। तो इसकी समुद्र दक्षता कितनी आई? पाई/6। तो एक तो आपको ये दे सकता है ना, ईटा AC की ईटा की समुद्र दक्षता कितनी आ जाएगी बाद में? पाई/6। और एक आपको इसका परसेंट निकालेगा ना, तो परसेंट आता है इसका 52.4%। तो थोड़ा सा आपको इसको भी याद रखना है। क्लियर हुआ क्या तक? नेक्स्ट देखो क्या? BCC। लो भाई BCC अब तो कर लोगे ना? अब तो सर बहुत इजी है, अब हमको समझ में आ गया, अब हम खुद ही कर लेंगे। सर को 2 मिनट तो वीडियो को पॉज कर लेना और निकालने की कोशिश करना कि सर हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं। वीडियो को पॉज कर लो, निकालो और फिर आप वापस चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे? z बराबर क्या है यहाँ पर? 2। r बराबर क्या है? r बराबर क्या है? r बराबर क्या है? √3/4। यही याद होना चाहिए बस। वही शंकु दक्षता बराबर क्या हो जाएगा? z इंटू 4/3 पाई r क्यूब, नीचे a क्यूब, ईटा बराबर z कितना? 2, 4/3 पाई, r का मान कितना? अरे सर अब मत पूछो, अब हम सब कर लेंगे सर। हम देखो कैसे कर लोगे। ईटा बराबर 4 दूनी 8, 3 इंटू पाई, इसको करो a का क्यूब, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, √3 का क्यूब मान लो, तो √3 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार, है ना। इसको तो क्या हो जाएगा? 3, और इधर क्या हो जाएगा? √3, है ना। ऐसे होगा ना, तो इसको लिख दो 3√3, है ना। 4 का क्यूब 64 बटा a का क्यूब, 3 से 3 कैंसल, देखो 3 से 3 कैंसल, 8 से 8 बार ये कैंसल, और a क्यूब से a क्यूब भी कैंसल। तो क्या बचेगा इधर? पाई√3/8 ये बचेगा ना, पाई√3/8। और जब इसका आप परसेंट निकालोगे तो कितना आएगा? 68%। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, समझ लेना है इसको अच्छे से। ठीक है, अब आपके पास में बचा कौन सा? कैलकुलेशन है सब। अब कौन सा बचा आपके पास में? ACC हो गया, BCC हो गया, अब बचा आपके पास में FCC।
ठीक है। आपको इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर लगते हैं इंपॉर्टेंट तो कमेंट कर देना आप, मैं उसकी वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, है ना, आपके अकॉर्डिंग। ईटा बराबर इधर भी वही z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इधर भी a क्यूब वही है ना। इसको अच्छे से ब्लैक से ही कर लेते हैं इसको सोल्व भी। इधर भी दो चीजें आपको डिमांड होनी चाहिए, क्या, z का मान कितना 4 और r का मान कितना a/2√2, शायद मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, ठीक है। ईटा बराबर क्या हो जाएगा, z का मान 4 इंटू 4/3 पाई r का मान कितना a/2√2 का क्यूब। ऐसा नहीं समझ में आए ना तो आपको इसको अलग सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो, भाग दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a क्यूब, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16/3 पाई, है ना, और a का क्यूब कितना हो जाएगा इंटू a का क्यूब कितना a क्यूब, और 2√2, 2 का क्यूब कितना, 2 कितनी बार 3 बार, 3 बार, 3 बार मतलब 8, और √2 कितनी बार 3 बार, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, और फिर √2 का 2, तो क्या हो जाएगा ये 2√2। ऐसे ही लिखना है आपको, क्लियर। अब देखो, अब देखो, और अपॉन में क्या आ जाएगा a क्यूब। अब देखो 2 ये रह गए 2, 2 से 16 कितनी बार 8 बार, और 8 से 8 कितनी बार 1 बार, खत्म। a क्यूब से a क्यूब खत्म। क्या बचा, ईटा बराबर पाई अपॉन 3√2, और इसका जब आप परसेंट निकालोगे कितना निकलेगा 74%। ये तो होगी इसकी दक्षता। और अगर इसके अंदर पूछे रिक्ति कितनी बची हुई है, तो इसके अंदर रिक्ति बहुत ज्यादा बची हुई है, 100 में से 1 बन जाओगे, मतलब माइनस कर दो। इसमें इतनी कितनी बची हुई है, 100 में से 68 को माइनस कर दो 22 के आसपास, और इसमें इतनी कितनी बची हुई है, तो इसको भी क्या दो आप, सॉरी 32 के आसपास है ना, हाँ। और इसमें आपकी रिक्ति कितनी बची हुई है, तो 100 में 74 को माइनस कर दो, लगभग 26 के आसपास। तो आपको ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पर याद रखनी है। आपका थर्ड पॉइंट संपूर्ण दक्षता खत्म, आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है, ठीक है भाई। अरे सर हम बोर, आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना, नहीं हो रहे होंगे क्योंकि ठंड है, अभी ठंड में बोर नहीं होते हैं। संपूर्ण दक्षता का मान क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, गोला बटा घन, ये रख लो, गोला बटा घन याद रख लो, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट, ठीक है। लास्ट अगला टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मेरे अकॉर्डिंग बॉस नहीं दोस्त। अभी एक बॉस चल रहे हैं ना, महात्मा कोई थे वो, धकोदिन बानकार, अच्छे बॉस है वो ना। चलो अपने को नहीं बनना है ऐसा, ठीक है। चलो अपने देखो इधर, सर हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाओ आप, तो पढ़ लेंगे अपन। चलो देखो कैसे, इधर देखो नेक्स्ट कौन सा आपके पास में, दोस्त। कितने मिनट का हो गया भाई, दोस्त। देखो भाई दोस्त क्या, दोस्त तो देखो भाई दोस्त का मतलब क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल ठोस है वो आदर्श व्यवस्था में होता है, कोई भी क्रिस्टल ठोस वो किस अवस्था में होता है, आदर्श व्यवस्था में होता है। और इसकी इस आदर्श व्यवस्था में क्या आ जाए, विचलन, क्या हो जाए, विचलन हो जाए, तो क्या उत्पन्न होगा, दोष उत्पन्न होगा। किसी भी क्रिस्टल संरचना के आदर्श व्यवस्था में विचलन को क्या कहते हैं अपन, दोष कहते हैं। या आदर्श व्यवस्था में अपूर्णताएं हो, उसको भी क्या कहेंगे अपन, दोष। दोष जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला दोष जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा, बिंदु दोष। दूसरा दोष कौन सा हो जाएगा आपका, रेखीय दोष। देखो बिंदु दोष का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में, अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता हो, जो विचलन हो, उसको क्या कहेंगे अपन, बिंदु दोष। तो लिख लेना, अवयवी कणों की, क्या लिखोगे, अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन क्या कहलाएगा आपका, बिंदु दोष कहलाएगा, ठीक है भाई। और रेखीय दोष होगा तो क्या होगा, पूरी रेखा में दोष होगा। और रेखा कोई लड़की नहीं है, रेखा, पूरी रेखा में क्या होगा, दोष होगा। तो यदि किसी रेखा में दोष हो रहा हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति में जब दोष हो उसको क्या कहेंगे अपन, रेखीय दोष कहते हैं। तो जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष को क्या कहेंगे अपन, रेखीय दोष कहेंगे। तो दोष दो प्रकार के, बिंदु दोष व रेखीय दोष। इसका वर्गीकरण अच्छे से पढ़ लेते हैं अपन। देखो भाई इस चार्ट को आप थोड़ा सा याद रखना, आपके क्वेश्चंस नेगेटिव नहीं होंगे।
क्वेश्चन आपको नेगेटिव नहीं होंगे। कैसे? देखो भाई कैसे, दोष दो प्रकार के, कौन कौन से? एक तो हो गया बिंदु दोष, है ना, और एक कौन सा हो गया? रेखीय दोष। ठीक है भाई, चलो भाई, बिंदु दोष दो प्रकार के, बिंदु कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्टोइचियोमेट्री दोष, मिट्री दोष, और एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, अरस समीकरण मिति दोष, हिंदी में कहते हैं इसको नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। अच्छे से फटाफट इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, तो फिर अपन लाइव भी आ जाएंगे एक बार, और लाइव में और मजा आएगा आपको पढ़ने का, बहुत ज्यादा मजा आएगा। स्टोइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, ध्यान से। अब देखो भाई कैसे, अब स्टोइकियोमेट्री दोष जो है उसको भी हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मिति दोष, और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष को क्या कहते हैं अपन? अरस समीकरण मिति दोष। अब देखो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री दोष जो है ना, फिर दो प्रकार से मैंने खुद ही ने वर्गीकृत किए हैं इनको, है ना, ऐसा अपन समझ सकते हैं। एक तो होगा आयनिक यौगिकों में, है ना, एक मैंने मान लिया आयनिक यौगिकों में जो हो रहे हैं वो, और एक हो जाएंगे अनायनिक यौगिकों में। अनायनिक यौगिक, अनायनिक मतलब सहसंयोजक यौगिक भी अपन इसको मान सकते हैं। एक तो किसमें हो जाएगा? आयनिक यौगिकों में, एक हो जाएगा किसमें? अनायनिक यौगिकों में या फिर सहसंयोजक यौगिकों में। ध्यान समझना, ये आयनिक यौगिक जो होंगे ना, इनमें कौन कौन से होंगे? तो इनमें होंगे छोटकी दोष, और एक कौन सा दोष? सर हमें सबको याद है, हम सबको पता है, फ्रेंकल दोष। अनायनिक यौगिकों में भी दो दोष, कौन कौन से? रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष जो है ना वो पूरा आपके छोटकी दोष की जैसा ही है। और एक कौन सा आपके पास में? अंतराकाशी दोष। यही पढ़ने हैं अपने को इसमें, ठीक है भाई। और नॉन स्टोइकियोमेट्री के अंदर फिर दो प्रकार के हो जाएंगे। एक नॉन स्टोइकियोमेट्री में एक तो धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और एक धातु का आधिक्य को देखना हो जाएगा धातु न्यूनता दोष। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो धातु के आधिक्य मतलब धनायन का आधिक्य, तो इसको अगर मैं दो भागों में बांटू ना मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धातु में क्या होता है? धनायन, तो यहाँ लिख दूंगा मैं धनायन के आधिक्य। धनायन अगर बढ़ जाएगा तो रिक्तिका कौन हो जाएगी ना, तो धनायन आधिक्य। इसमें पहला कौन सा हो जाएगा? धनायन की अधिकता कर दो, या धनायन की अधिकता ना कर पाओ तो ऋणायन जो होगा उसकी क्या कर दो? न्यूनता। ऋणायन की क्या कर दो? न्यूनता। और धातु न्यूनता दोष में क्या हो जाएगा? धनायन की क्या कर दो? न्यूनता, और ऋणायन की क्या कर दो? ऋणायन आधिक्य कर दो। तो ये आपके पास में इसका चार्ट है, और यही पूछेंगे आपसे, बस यही पूछेंगे। क्लियर? ये पूछेंगे मतलब इसके अंदर से पूछेंगे, ऐसा नहीं ये पूछ लेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री दोष जिसमें स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे आयनिक दोष और अनायनिक दोष होते हैं। अनायनिक यौगिकों में होता है, आयनिक यौगिक में जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको अपन छोटके दोष और फ्रेंकल दोष कहते हैं, और अनायनिक यौगिकों में जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको रिक्तिका और अंतराकाशी योग कहते हैं। और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष के अंदर धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष धनायन आधिक्य और ऋणायन न्यूनता, और धातु न्यूनता में धनायन न्यूनता और ऋणायन आधिक्य। समझ आ गया ना? धातु धनायन, धनायन आधिक्य, और धनायन आधिक्य में होगा ऋणायन क्या होगा? कम। तो धनायन को या धनायन कम होगा, ऋणायन को क्या कर दो? आधिक्य होगा। ठीक है भाई, क्लियर? अब देखो यहाँ पर, अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपन स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में। देखो भाई स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में स्टार्ट करते हैं अपन अच्छे से, बढ़िया से। देखो भाई, ऐसे दोष जिनकी स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री दोष। ध्यान से इधर वापिस, ऐसे दोष जिनकी स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है इनको क्या कहते हैं अपन? स्टोइकियोमेट्री दोष। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? अनायनिक यौगिकों में और आयनिक यौगिकों में। पहले अपन अनायनिक यौगिकों को पढ़ ले, क्या पढ़ ले? चलो पढ़ लेते हैं। अनायनिक यौगिकों में पहला कौन सा? रिक्तिका दोष। देखो रिक्तिका में साफ दिख रहा है कि वहां पर क्या उत्पन्न होगी? रिक्तिका। रिक्तिका में क्या उत्पन्न होगी?
रिक्तिका उत्पन्न होगी, रिक्तिका उत्पन्न होगी। दो कैसे, आगे बात मान लेते हैं क्रिस्टल है, क्या है, क्रिस्टल। और इस क्रिस्टल में इस प्रकार से परमाणु व्यवस्थित हैं, परमाणु क्या है, व्यवस्थित। और किसी कारणवश वहां पर क्या उत्पन्न हो गई, रिक्तिका उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई, रिक्तिका उत्पन्न हो गई। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण या जालक बिंदु अपने स्थान पर नहीं हो और नहीं होंगे तो वहां पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे अपन, रिक्तिका दोष कहेंगे। तो ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जालक बिंदु में उपस्थित नहीं हो तो वहां पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं अपन, रिक्तिका दोष कहते हैं। ध्यान समझना, यह रिक्तिका खत्म हो गई, गायब हो गई, दिख नहीं रही है, मतलब वो क्या हो गई, आउट हो गई, यहाँ से नहीं है यहाँ पर, तो बताओ उसके घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी। घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये याद रखना, रिक्तिका दोष में घनत्व में कमी हो जाती है। और ऐसा कब होता है, जब अपन किसी क्रिस्टल को, किसी अनायनिक क्रिस्टल को क्या कर दे अपन, थोड़ा सा ताप दे दे। तो ताप देंगे तो वहां पर क्या होगा, उसका परमाणु, उसका आयन, जो परमाणु होगा, आयन तो नहीं होगा, परमाणु जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी संरचना से बाहर हो जाएगा, वहां पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। और जब रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, उसका घनत्व डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रहेगा क्या, लिखना चाहो तो लिख लो। लिखना इसमें, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जालक बिंदु से अवयवी कण या जालक बिंदु अपने स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाएंगे तो वहां पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, जिसे अपन रिक्तिका दोष कहते हैं। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट। आपके पास में दूसरा जो दोष आता है वो कौन सा आता है आपके पास में, अंतराकाशी दोष। तो लिखेंगे अपन तो ज्यादा टाइम लगेगा अपने को, इसलिए मैं बोल रहा हूं तो इसको थोड़ा सा आप लिख लेना है ना। यही मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रखा मैंने और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसको ध्यान से समझना है आपने, लिखा उसके पास में होता है, समझना आपको। या के पास में इसी प्रकार से वापिस में जमा देता हूँ इसको अच्छे से बढ़िया से, है ना। देखो भाई, या के पास में इस प्रकार से परमाणु व्यवस्थित हैं, और जब परमाणु अणु व्यवस्थित हैं तो इस दोष के अंदर क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल संरचना के अंदर क्या हो, बाहर से, है ना, बाहर से अंतराकाशी दोष, मतलब अंतराकाशी स्थानों में कोई परमाणु आ जाता है। बाहर से अंतराकाशी स्थानों में कोई परमाणु या अणु जब प्रवेश कर जाता है तो इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। इसी को मैं जो बता रहा हूँ इसी लैंग्वेज में लिखना है आपको, बुक में, नोटबुक में भी। जब किसी क्रिस्टलीय संरचना के अंदर या जब किसी पदार्थ के अंदर या किसी क्रिस्टल में क्या हो, उस क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थानों पर बाहर से कोई परमाणु या अणु आ जाता है, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं अपन, अंतराकाशी दोष कहते हैं। क्योंकि बाहर से आ जाएगा तो उसकी व्यवस्था में क्या हो जाएगा, विचलन पैदा हो जाएगा, विचलन पैदा हो जाएगा तो दोष उत्पन्न होगा। तो जब किसी क्रिस्टल संरचना में बाहर से कोई परमाणु या अणु जो है वो उसके अंतराकाशी स्थानों पर आ जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष। ठीक है भाई। और इसमें घनत्व में क्या होगी, वृद्धि। घनत्व में क्या होगी, वृद्धि। याद रहेगा क्या, कंप्लीट। अब अंतराकाशी दोष में ही जो अंतराकाशी दोष होते हैं ये आपके रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष कंप्लीट हो जाते हैं। और मैंने इसको तीसरा जो आप यहीं पढ़ लो एक और, है ना, जो आयनिक यौगिकों में होते हैं वो कौन सा होगा, पहला छोटकी दोष। छोटकी दोष, जिसको मैं क्या कहता हूं, छोटकी दोष। देखो भाई छोटकी दोष क्या होगा, देखो भाई आपके पास में छोटकी दोष और फ्रेंकल दोष कहाँ होते हैं, आयनिक यौगिकों में। और आयनिक यौगिकों में क्या होंगे, धनायन और ऋणायन। तो ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन, ये धनायन, धनायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन, ये धनायन। हो गया कंप्लीट। इधर देखो वापिस, चलो भाई कैसे देखो, जब किसी क्रिस्टल संरचना में से समान, जब किसी क्रिस्टल संरचना में से क्या हो, यदि एक ऋणायन वहां से अगर गायब हो रहा हो तो वहां पर एक धनायन भी क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। मतलब जब किसी पदार्थ में समान मात्रा में धनायन व ऋणायन क्या हो, अनुपस्थित हो, तो इस प्रकार
के दोष को क्या कहते हैं अपन? शोटकी दोष। और शोटकी दोष और जो आपका फ्रेंकल दोष होता है उसके अंदर क्या होती है? वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस प्रकार के दोष में वैद्युत उदासीनता बनी रहती है, ये याद रखना। और शोटकी दोष में समान मात्रा में धनायन व ऋणायन क्या होते हैं? अपने स्थान पर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है भाई। और ये दोष किस किस में होता है? ये भी याद रखना। AgCl में होता है, AgBr में होता है, जिंक सल्फाइड में नहीं होता। जिंक सल्फाइड में फ्रेंकल होगा ना? हाँ भाई, जिंक सल्फाइड में नहीं होगा। AgCl AgBr भी याद रख लेना। ठीक है। और भी याद रखने हैं आपको। तो और क्या हो सकते हैं? शोटकी में हो सकते हैं NaCl में हो सकता है, KCl में हो सकता है। तो ये आपके शोटकी दोष के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर हो आपको? यहाँ तक चौथा दोष जो है आपका आयनिक यौगिकों में, वो कौन सा है? फ्रेंकल। हिंदी में लिखते हैं इसको फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो भाई, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा। देखो भाई, फ्रेंकल दोष अंतरकाशीय दोष की तरह ही होता है। देखो भाई, ये क्रिस्टल, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये ऋणायन, धनायन, ये सब कैसे लिखना है? ये ना धनायन किसी ऋणायन, ऋणायन किसी धनायन, ऐसे आएगा ना, एक अल्टरनेट फॉर्म में आएगा धनायन ऋणायन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इस दोष के अंदर क्या होता है? किसी क्रिस्टल या किसी पदार्थ के अंदर क्या होता है, या किसी पदार्थ की क्रिस्टल संरचना में क्या होगा कि कोई एक आयन क्या होगा, अपने स्थान को त्याग कर कहाँ आ जाएगा? अंतराकाशीय स्थानों में आ जाएगा। जब वो धनायन या ऋणायन जब अंतराकाशीय स्थानों में आ जाता है तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं अपन? फ्रेंकल दोष कहते हैं। और फ्रेंकल दोष में क्या होगा? अंतराकाशीय स्थान पर कोई धनायन ऋणायन आ जाएगा। बताओ, इसकी विद्युत उदासीनता में कोई कमी या वृद्धि, इसकी विद्युत उदासीनता में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, यहां पर भी विद्युत उदासीनता क्या रहती है? बनी रहती है। उदासीनता बनी रहती है। और कोई परमाणु किसी क्रिस्टल संरचना में यदि कोई धनायन ऋणायन अपने स्थान को त्याग कर अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं तो उनमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है? उसके अंदर आपके फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है। थोड़ा सा याद रखना। एक और याद रखना, इसमें छोटी मतलब में क्या हो जाएगी? कमी, गायब हो रहे हैं ना? नहीं है तो क्या हो जाएगा? घनत्व में कमी। यहाँ घनत्व में कमी होगी क्या? नहीं होगी, घनत्व में कोई कमी नहीं होगी। धनायन अपने स्थान को छोड़ के ही तो आया है, घनत्व में कोई कमी नहीं होगी। समझ गया? तो ये चलो नेक्स्ट। अब आपका आज का जो लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक कह रहे हैं अपन इसको, तो रिक्तिका दोष हो गया। रिक्तिका दोष में अपन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के अंदर रिक्तिका दोष पढ़ लिया अपन ने, अंतरकाशीय दोष पढ़ लिया अपन ने, शोटकी दोष पढ़ लिया अपन ने, और फ्रेंकल दोष। इसके उदाहरण देखे हमारे साथ लो अपन ने जो गलत बताया था ना, जिंक सल्फाइड और AgBr। याद रखना, AgBr फ्रेंकल दोष भी दर्शाता है और शोटकी दोष भी दर्शाता है। क्लियर? चलो, अब अपना एक इंपॉर्टेंट दोष और रह गया है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, जिसमें अपन F के अंदर पढ़ेंगे। और लेना हो तो ले लेना। ठीक है, मिट तो गया थोड़ा बहुत। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, पीछे करके ले लो, भले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, आप इनके एकदम अच्छे से नोट्स बना लेना, यही पढ़ना आप, ये शॉर्ट नोट्स ही आपकी तरह से। चलो नेक्स्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के अंदर क्या होगा? दो प्रकार के, धातु आधिक्य और धातु न्यूनता, है ना? धातु आधिक्य और धातु न्यूनता। इसमें धातु आधिक्य में और धातु न्यूनता, देखो भाई कैसे, धातु आधिक्य और धातु न्यूनता। इसमें धातु आधिक्य में क्या हो जाएगा? धनायन आधिक्य और
ऋणायन न्यूनता है ना, और धातु न्यूनता में क्या हो जाएगा, ऋणायन की न्यूनता और ऋणायन की न्यूनता। ठीक है, इसमें धातु न्यूनता में क्या हो जाएगा, धातु न्यूनता में अपन एक ही पढ़ना है तो चलो छोड़ो, एक ही पढ़ लेंगे ना, धातु न्यूनता। ठीक है भाई, चलो अब देखो इसके अंदर क्या होगा। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना आपका, वो है धातु ऋणायन की न्यूनता। ऋणायन की न्यूनता जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आ जाता है एफ केंद्र। देखो ऋणायन न्यूनता मतलब क्या होता है समझ लेना। इसके एक समझाता हूँ आपको थ्योरी। तो आपको अगर आपको थ्योरी अच्छी लगे मेरी पढ़ाने का तरीका, और आपको इसकी थ्योरी चाहिए हो, तो आप ये नंबर है मेरे 7728965734 पर आप मैसेज डाल। नहीं, ये थोड़े से आप गलत हो जाएगा है ना। चलो जो मुझे जानते हैं उसे लिख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऋणायन न्यूनता देखो भाई कैसे, अच्छे से मजे से देख लेना इसको आप। ऋणायन न्यूनता देखो ध्यान से, ऋणायन की न्यूनता। अब देखो कैसे, अच्छा सा एग्जाम्पल समझते हैं अपन इसको। देखो कैसे, आपके पास में मान लेता हूँ, आपके पास में क्रिस्टल है पोटेशियम क्लोराइड का K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस लिख देते हैं ऊपर, यहाँ पर K प्लस सॉरी यहाँ Cl माइनस, यहाँ पर K प्लस, फिर Cl यहाँ पर क्या आ जाएगा K प्लस, Cl माइनस है ना, Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो एक के अल्टरनेट फॉर्म में प्लस एंड माइनस रहेंगे। देखो अब क्या होता है, जब इस क्रिस्टल के ऊपर से एक इसी के क्रिस्टल की इसी के KCl की अपन क्या करें, वाष्प गुजारी जाए, तो वाष्प गुजारने पर क्या होगा कि इसके जो कुछ कण होंगे वो उसकी सतह पर आकर बैठ जाएंगे। ध्यान से अब देखो, ये यहाँ पर क्या करेगा, K प्लस और Cl नेगेटिव में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये Cl नेगेटिव धीरे से अपने स्थान को यहाँ पर क्या कर देगा, त्याग देगा, और K प्लस के साथ में जुड़ जाएगा, और K प्लस के साथ में जुड़ जाएगा ना, K प्लस के साथ में जुड़ जाएगा। इसको आप अच्छे समझो ना यार, अच्छे समझो ना इसको, थोड़ा सा अपने गलत पढ़ा दिया ना यहाँ पर, अच्छे से देखो भाई। आपके पास में इस प्रकार से क्रिस्टल हैं, इधर K प्लस, इधर Cl माइनस, इधर K प्लस, इधर Cl माइनस, इधर K प्लस, इधर K प्लस, इधर Cl माइनस, इधर K, Cl माइनस, इधर K प्लस, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, ऊपर से पोटेशियम की वाष्प को गुजारते हैं, और जब पोटेशियम की वाष्प को गुजारते हैं तो पोटेशियम के कुछ अणु जो होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, और K प्लस और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग देगा पोटेशियम। अब ये पोटेशियम आयन में चेंज हो गया, और ये क्या है, क्लोरीन में। इधर बोलेगा आ जा तो चला जाएगा, और ये किस में निकल जाएगा बाहर, KCl में। और जो यहाँ पर जो रिक्ति बनी है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पर जो रिक्ति बनी है, इस रिक्ति में कौन आता है, इलेक्ट्रॉन। कौन आता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर जाएगा, बैठ जाएगा, जिससे क्या होगा, इस क्रिस्टल की जो है विद्युतदर्शनता तो बनी रहेगी, परंतु यहाँ पर इसकी व्यवस्था में एक विचलन उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन द्वारा इस रिक्ति को भरा गया है, तो ऋणायन द्वारा या किसी रिक्ति को इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी गई रिक्ति को क्या कह रहे हैं अपन, F केंद्र। इसको क्या कहेंगे अपन, F केंद्र। F केंद्र का मतलब क्या होता है, तो F केंद्र को मैं अगर शब्दों में लिखूं तो क्या कहूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी हुई ऋणायनिक रिक्तिका। इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी हुई ऋणायनिक रिक्तिका क्या कहलाती है, मेरी नहीं हो, F दोस्त क्या कहलाती है, F केंद्र। क्या कहलाएगी, F केंद्र। और इसी F केंद्र का कारण देखो, इलेक्ट्रॉन यदि आ रहा है तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो क्या करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, या फिर क्या करेगा, वो रंग उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, रंग उत्पन्न करेगा, और KCl का रंग कैसा उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर बैंगनी रंग। इसी तरह से LiCl, अगर इसमें LiCl का ऐसा होता है तो कौन सा उत्पन्न करेगा, गुलाबी रंग। ठीक है भाई, बस ये आपको याद रखना है।
और यदि NaCl में होता है ऐसा, आपके एक वो कोर्स चेंज हुआ था RBSc वाला बना था, उसमें NaCl का उदाहरण देखा था ऐसे, तो उसमें कौन सा होगा, पीला रंग। कैसा होगा, NaCl में पीला। ये तीन याद रखना, NaCl का पीला रंग, LiCl का गुलाबी रंग और KCl का कौन सा, बैंगनी रंग। तो किसी कारण हो रहा है ये, F के अंदर कारण। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा भिन्नता के बारे में पढ़ लेना। ऋणायन के आधिक्य के बारे में थोड़ा सा आप देख लेना। जैसे जिंक ऑक्साइड वाला, जिंक ऑक्साइड है, जिंक 2+ में चेंज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यह त्याग देता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, जिसे मैं हाफ ऑटोग्राफ में बाहर निकाल दूंगा। ये नॉर्मली किसी श्वेत रंग का होता है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ऑक्सीजन वेपराइज हो जाती है यहाँ से, तो ये पीले रंग के अंदर चेंज हो जाता है। और ये पीले रंग के अंदर चेंज होने का कारण क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका धनायन आधिक्य, धनायन आधिक्य क्या, दोष। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में कुछ अतिरिक्त धनायन अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, देखो यहाँ पर जिंक 2+ में है, जिंक 2+ में है यहाँ पर, तो जब किसी क्रिस्टल जालक के अंदर क्या होते हैं, धनायन जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से, इस प्रकार जब धनायन Zn 2+ के अंदर उसका स्थान ग्रहण करेगा, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज आ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थानों पर चले जाएंगे, इससे उत्पन्न दोष हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे अपन, धनायन आधिक्य दोष कहेंगे। तो ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ठीक है भाई, फिर धातु न्यूनता दोष में थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इसमें से रखना, चलो लिख लेते हैं इसको। जब किसी क्रिस्टल में, जब किसी क्रिस्टल में क्या हो, जब किसी क्रिस्टल में कुछ धनायन अपने स्थान पर अनुपस्थित हो, अपने स्थान पर क्या हो, अनुपस्थित हो। जब किसी क्रिस्टल में कुछ धनायन अपने स्थान पर अनुपस्थित हो, तो उसके स्थान पर, तो उसके स्थान पर कौन आ जाएगा, अनुपस्थित हो तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए नजदीकी धनायन की ऑक्सीकरण संख्या OS में वृद्धि हो जाती है। तो इस वृद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कह रहे हैं अपन, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल ने FeO का दे रखा है ना, Fe +2 से +3 में चेंज होता है ना, तो Fe 0.95 करके ना, इधर 1 ऐसा कुछ दे रखा, तो थोड़ा सा ये याद रख लेना आप, ये आपका धातु न्यूनता दोष। तो ये आपके धातु धनायन आधिक्य में Zn वाला थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखना है। इसमें आपको ऋणायन कृतिका में F के अंदर है ना, F सेंटर का याद रखना है। इसमें LiCl याद रखना है, गुलाबी रंग, KCl बैंगनी रंग और NaCl पीला रंग। धातु न्यूनता में आपको Fe वाला उदाहरण याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जब पास वाले धनायन अपने स्थान पर अनुपस्थित होते हैं, तो ये जो पास वाला धनायन जो होता है वो क्या कर लेता है, अपने OS में वृद्धि कर लेता है, इसे अपन धनायन धातु न्यूनता दोष कहते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है। इसमें F के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है भाई, ये आपके दोष कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से, और दोष आपको समझ में आ जाते हैं यहाँ पर, तो आपका लास्ट टॉपिक जो है वो आपका बच जाता है। फिर अपन अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। देखो ये कंप्लीट हो गया ना आपका। चलो अब देखो नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक, जिससे न्यूमेरिकल बनेगा आपके, है ना, जो आपका घनत्व वाला टॉपिक जो है ना, यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो घनत्व को अपन ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो घनत्व जो डी जैसे दर्शाते हैं अपन, Z × M अपॉन Na × V, ये घनत्व का फॉर्मूला होता है। Z परमाणु की संख्या, M परमाणु का द्रव्यमान, Na अवगाद्रो संख्या और V परमाणु का आयतन, ये आपका घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको याद रखना है, आपको एग्जाम में दे देगा कि किसी परमाणु का, कोई परमाणु की FCC के अंदर क्रिस्टल लिखते हैं, तो उसका मास आपको दे रखा होगा, Na का मान आपको पता है, और वॉल्यूम जो आपको दे रखी होगी वो बस घनत्व का मान निकालना होगा। तो थोड़ा सा आप याद रख लेना। ठीक है भाई, D बराबर Z × M अपॉन Na × V। ठीक है भाई, थोड़ा सा आप याद रख लेना। ये आपकी यहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है, और इसी के साथ में अपन जो अपना 5 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट अपन यहाँ पर क्या कर दी हैं, खत्म कर दिए हैं। आपकी क्लास भी
एक तरह से विराम ही हो चुकी है। एक बार अपन देख लेते हैं मैंने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट टाइम अपन ने ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में। फिर अपन ने अध्रुवीय ठोस है ना, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस और सब्सटीट्यूटिव ठोस में पढ़ा। इसमें अपन ने आणविक ठोस को इंपॉर्टेंट बताया मैंने, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। और फिर मैंने उसी के अंदर आपको नेटवर्क ठोस, सब्सटीट्यूटिव ठोस के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताया, सिलिकेट है ना, वो जो ग्रेफाइट है उनके बारे में। उसके बाद क्रिस्टल तंत्र को पढ़ा अपन ने, 7 क्यों, टीना और मीनास्त्र तेरे लिए। और फिर उसके बाद अपन ने क्रिस्टल तंत्र के अंदर ही वर्गीकरण पढ़ा इसका, आद्य कोष्टिका उनके बारे में, एसीसी, बीसीसी और एफसीसी के बारे में। फिर अपन ने त्रिज्या निकाली इनकी, और त्रिज्या निकालने के बाद अपन ने क्या पढ़ा, इनके बारे में समुद्र दक्षता निकाल ली। फिर दोष पढ़े, और दोष में आपके इंपॉर्टेंट मैंने जितने पढ़ा सारे इंपॉर्टेंट है। घनत्व का ये सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, न्यूमेरिकल सेक्शन में कभी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे न्यूमेरिकल में क्या है, जो मान दे रखे होंगे आपको पुटअप करने और आंसर्स निकालने। ठीक है भाई, आज की क्लास नहीं खत्म करते हैं। आप भी चैनल को अच्छे से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मैं आपके साथ में बना रहूंगा। ठीक है भाई, जय हिंद, धन्यवाद।